हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड, जिसका नाम है आवर्त सारणी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो आवर्त सारणी क्या है? देखिए बेटा, इस पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी या उन सब के बारे में जानकारी हम आवर्त सारणी में लेते हैं। क्या परमाणु क्रमांक है, कितना भार है, द्रव्यमान है, निश्चय है, क्या है, वो सब के सब आवर्त सारणी से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात होती है तत्वों के वर्गीकरण की, है ना। तत्वों के वर्गीकरण की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया था वो कौन सा था? सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया था वो कौन सा था? इसकी क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले आया प्राउस्ट। और प्राउस्ट का नियम, है ना, प्राउस्ट ने अपना नियम दिया। सबसे पुराना था ये प्राउस्ट। तो सबसे पहले ये जानता था केवल हाइड्रोजन के बारे में, और उसको पता था कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1.008 होता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के या हाइड्रोजन के द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन होता है। ठीक, तो सोडियम का परमाणु भार उसने 11 इंटू 1.008 कह दिया। ठीक है, कुछ अवधारणा थी इसकी, चली, फिर बंद हो गई। दूसरा साइंटिस्ट आया मेरे पास, वो है डोबेरिनर या डोबेरी रायनर। ठीक है, इसने क्या किया बेटा, इसने तत्वों के 3-3 के समुच्चय बनाए, ट्राइड बनाए। और उसने 3-3 के समुच्चय बनाकर इसने क्या किया, जैसे 3 ABC, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। तत्वों के 3-3 के समुच्चय बनाए और इसने क्या कहा कि प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत जो है वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रथम व अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है। लेट्स सी, देख लेते हैं हमारा क्या जाता है। क्यों जी? ठीक है, ये लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम, एक ट्राइड बना दिया इसने। ठीक है, हम जानते हैं कि लिथियम का जो परमाणु भार है वो होता है 7, है ना, ओके। और सोडियम का जो परमाणु भार, अच्छा, अपन इसका होता है 6, और हम पॉइंट में होता है लगभग, है ना, 6.6, लेकिन राउंड फिगर होती है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं और ये 40 जोड़ के देख लेते हैं। 40 + 6/2 मतलब कितना होगा? 46/2 मतलब 23 परमाणु भार होता है किसका बेटा? सोडियम का। तो प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का जो एवरेज या औसत होता है वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है, चलो जी, अब हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। ये एक और देखिए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है, दूसरा ट्राइड है। ठीक है, तो दूसरा ये त्रिक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका परमाणु भार 8 होता है, इसका 40 होता है। ठीक है, और 8 और 40 दोनों को अपन जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो जाए 48, और 48 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होगा। लेकिन ये भी फेल हो गया। इसका कारण क्या था कि अधिक ट्राइड को नहीं समझा सका, ये अधिक ट्राइड नहीं बना सका। ठीक है, एक तो ये था, ओके। दूसरा इसका एक और रीजन था, ये फेकोनी। ठीक है, फेरस कोबाल्ट निकाल, इसमें ये लगभग इनका जो भार है वो लगभग समान होता था, इसलिए यहां पर भी ये फेल हो गया। उसके बाद आया न्यूलैंड। तीसरा जो हमारा साइंटिस्ट है बच्चा वो है न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने दिया अपना ऑक्टेट रूल। ठीक है, न्यूलैंड आया और न्यूलैंड ने दिया अपना अष्टक का नियम। तीसरा साइंटिस्ट है न्यूलैंड। ठीक है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को, तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, इस प्रकार से जमाया कि पहला और 8वां तत्व समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत में पहला और 8वां स्वर समान होता है, ठीक उसी प्रकार उसने तत्वों को व्यवस्थित किया, अरेंज किया। ठीक है, किस तरह से? देखो बेटा, इसने जमाया ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सा, रे, ग, म, प,
एक कौन रह गया भाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद हम यहाँ पे ऑक्सीजन को भूल गए, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन ना, प ध नी, और फिर वापस से सोडियम मतलब कि सा, और फिर वापस से पोटेशियम मतलब कि सा। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हो, नियोन, फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है, लेकिन उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और अक्रिय गैसों की खोज नहीं होने के कारण यहां पर केवल फ्लोरीन तक, और फ्लोरीन के बाद वापस से सा मतलब सोडियम आ जाता था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो इस नियम का कोई भी औचित्य नहीं रह गया था, ठीक है बेटा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो जी, फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए लोथर और मैर, जिन्होंने अपना वक्र दिया, ठीक है। उसने परमाणु भार और आयतन के आधार पर दिया, ठीक है। तो उस ग्राफ का वैसे तो आपका औचित्य नहीं है, आपके 11वीं क्लास के अंदर वो ग्राफ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। लोथर और मैर ने अपना ग्राफ दिया था, उसने परमाणु भार और द्रव्यमान के बीच में ग्राफ खींचा था इस तरह से जिगजैग लाइक। तो उसमें टॉप पर जो था वो थी ऐसी धातुएं जिनका घनत्व ज्यादा होता है, मतलब कि फर्स्ट ए और सेकंड ए को टॉप पे रखा, फर्स्ट ए को टॉप पे और सेकंड ए को टॉप की थोड़ा सा नीचे उतरते हुए भाग पे रखा, ठीक है। चढ़ते हुए भाग पर उसने हेलोजन को रखा और जिसका घनत्व आयतन ज्यादा था ना, उनको बॉटम पे रखा। इस तरह का एक नियम है जो आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब हम इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आगे की बात कर लेते हैं बच्चों, वो है मेंडलीफ का आवर्ती नियम। फिर मेंडलीफ आया, तो मेंडलीफ जब आया था तो मेंडलीफ ने बोर के साथ मिलकर आवर्त सारणी का आधारभूत ढांचा तैयार किया था, ठीक है। उस समय तक मात्र 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। और उसी के आधार पर उसने वो सारणी जमाई थी और उसमें अपना स्टेटमेंट क्या दिया, तो उसने अपना आवर्ती नियम क्या दिया था, जो फोर्थ है ना, वो उसका आवर्ती नियम था, है ना, आवर्ती नियम। उसने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उसने कहा तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है। उसने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो कम भार वाले को पहले जमाया और अधिक उसी प्रकार भार के बढ़ते हुए क्रम में उसने व्यवस्थित किया, ठीक है। तो ये था उसका आवर्ती नियम, ठीक है। अब देखिए, जो आधुनिक पहले मैं ओल्ड पीरियड टेबल की बात करूंगा, जो आवर्त सारणी थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्योंकि वो विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। आवर्त सारणी की विशेषताएं कौन कौन सी थी, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट, पूरी आवर्त सारणी जो थी वो गुणधर्म के ऊपर आधारित थी, तो गुणों के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया था। दूसरा पॉइंट जो था कि आवर्त सारणी के अंदर एक ही वर्ग के सभी तत्वों के गुणधर्म, एक ही वर्ग के सभी तत्वों के गुणधर्म क्या थे बेटा, समान थे, एक समान थे, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट था, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या था, देखिए, जिस तत्व की खोज नहीं हुई थी उस तत्व के बारे में पहले से ही जानकारी थी, सबसे बड़ा पॉइंट। देखिए, जैसे मैं यहाँ हेडिंग ग्रुप लिखता हूँ, ये बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि उस तत्व की खोज नहीं हुई थी, तो जिस तत्व की खोज नहीं थी उसका जो वर्ग था वो खाली था, तो उस तत्व के बारे में पूर्व में ही जानकारी थी, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि सभी वर्ग के तत्वों के गुणधर्म समान थे, तो इस वर्ग के गुणधर्म क्या होंगे, लमसम क्या होंगे बेटा, समान होंगे। तो जिस तत्व की खोज नहीं हुई उसके गुणधर्म या उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी जानकारी पूर्व में ही थी, तो उस समय जो उसका नाम लिखा गया था उसमें पहले वाले तत्व में एका पूर्वलग्न जोड़कर लिखा गया था, अर्थात जिसका नाम था एका एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। ये तो थी। इसके बाद जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो वर्ग थे वो थे टोटल 17। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 और पुराने में कितने थे बेटा, 17 थे, ठीक है। तो उन्होंने जितने वर्ग थे उन वर्गों को 2 उप वर्गों में विभाजित कर रखा था, है ना। वर्गों को
दो उपवर्गों में विभाजित कर रखा था। एक तो फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक और एक फर्स्ट बी से लेकर 7th बी तक। तो टोटल ये जो ग्रुप बनाए थे उसमें वो हो गए 7। एक जो ग्रुप था हमारे पास जो 8वां ग्रुप माना जाता है, 8वें ग्रुप को 3 ग्रुपों से मिलकर बनाया गया था, 8, 9, 10। और अगर हम यहाँ पे इसमें 0 ग्रुप भी जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी बेटा? 9। अगर 0 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इस केस में वर्गों की संख्या कितनी जाएगी? 8। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। ओके, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ये तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है इसके वर्ग के आधार पर। अब मैं आवर्त के आधार पर भी बता देता हूँ, और यही चीज जब मैं आवर्त सारणी आपको यहाँ बनाऊंगा, सिखाऊंगा, लिखाऊंगा तब भी बोलूंगा। अब देखो आवर्त की बात कर लेते हैं। आवर्त, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें हम आवर्त बोलते हैं। बेटा ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान पड़ेगा। ये जो लंबवत पंक्तियां हैं इन्हें तो बोलते थे अपन वर्ग, और जो आड़ी पंक्तियां हैं इन्हें बोलते हैं अपन आवर्त। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। कितने आवर्त है बेटा? 7 आवर्त। ठीक है, और ये आवर्त या पीरियड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है बेटा, देखो जो फर्स्ट आवर्त है, प्रथम आवर्त, पहले आवर्त में 2 तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसे हम बोलते थे अति लघु आवर्त। ध्यान देना बेटा, इसे अपन क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। ठीक है, अब देखिए सेकंड और थर्ड आवर्त को हम बोलते हैं, इसमें 8 एलिमेंट थे, इसको बोलते हैं लघु आवर्त। इसका नाम क्या था बेटा? लघु आवर्त। ठीक है, ओके। देखो 4th and 5th आवर्त जिसके अंदर तत्वों की संख्या कितनी थी बेटा? 18, इसे हम बोलते थे दीर्घ आवर्त। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। और जो छठा आवर्त है इसमें हम तत्वों की संख्या है 32 और इसे बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। और मैं बता देता हूं आपको, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है छठा आवर्त, इसका जो है अति दीर्घ आवर्त। और जो 7वां आवर्त है बेटा इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। ठीक है, इसमें तत्वों की संख्या 23 बताते हैं, 26 बताते हैं, 27 बताते हैं, लेकिन 32 नहीं बताते हैं। तो इसे अपूर्ण आवर्त इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 32 की जगह 24, 25 या 27 होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? अपूर्ण आवर्त। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 26, और इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। और इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब जिस एलिमेंट की खोज होगी, अब जिस तत्व को खोजा जाएगा, ठीक है, उसे किस आवर्त में रखा जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी। अब जब इतना पढ़ लिया तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे आवर्त सारणी के दोष। क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी के दोष। और फिर दोष के बाद आधुनिक आवर्त सारणी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। मार्ग, ठीक है, चलो जी। दोष की बात कर लेते हैं। आवर्त सारणी के कौन कौन से दोष हैं? ठीक है, पहला पॉइंट है बेटा, यह है एक से अधिक नहीं, यह है हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका। जो टॉपिक हमारे पास हाइड्रोजन जो अपना हमारा चैप्टर है वहां भी आएगा। तो फर्स्ट है स्थिति ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका क्योंकि आवर्त सारणी गुणों पर आधारित थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले वर्ग से समानता शो करता है, 18 वर्ग से भी शो करता है, 17 से भी करता है, 14 से भी करता है, 13 से भी करता है ना। और धात्विक हाइड्राइड बनाता है तो पूरे डी ब्लॉक से भी करता है। तो रखें कहाँ? उसी के आधार पर हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका। देखो बेटा, आपको पता है कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। आपको पता है बेटा कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, आपको पता है बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 16, नाइट्रोजन 15 समस्थानिक। एक एलिमेंट का एक ही वर्ग है तो समस्थानिकों को रखेगा, तो समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था। ठीक है, चलो बेटा तीसरे ड्रॉबैक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है वो क्या है? देखो थर्ड नंबर पे क्या है कि अपने ही नियम की पालना नहीं की।
कैसे? इसने कहा था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है। तो जिसका भार कम था उसको पहले जमाना चाहिए था, और जिसका भार ज्यादा था उसको बाद में जमाना चाहिए था। देखिए बेटा, पोटेशियम का भार होता है 39.10 और ऑर्गन का भार होता है बेटा 39.90। तो ऑर्गन को बाद में क्यों जमाया? ऑर्गन को बाद में क्यों जमाया? पोटेशियम को पहले क्यों जमाया? ऐसे ये कोबाल्ट और निकल के अंदर भी है, ठीक है। तो ये अपने ही नियम की पालना नहीं कर सका, ये इसका थर्ड ड्रॉबैक था। चलो जी, अब फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं आप लोगों से। नंबर 4, ठीक है, फोर्थ नंबर की मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो चौथे नंबर के अंदर देखो क्या आता है कि इसमें समान गुणधर्म वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्ग में, सुनना, इसने कहा था एक ही वर्ग के तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको अलग अलग रखा और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है। सामने देखिए, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम फर्स्ट ए वर्ग है बेटा, है ना। और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सेकंड ए वर्ग है बेटा। तो लिथियम समानता दर्शाता है मैग्नीशियम से। जब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे समानता दर्शाते हैं तो इसको अलग वर्ग में और इसको अलग वर्ग में क्यों रखा? दोनों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए था। इसे बोलते हैं डायगोनल प्रॉपर्टीज, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों समानता दर्शाते हुए भी इन्हें अलग अलग वर्ग में रखा। क्यों रखा वो नहीं पता। तो वो नहीं पता, उसी को ही पता करना होता है और उसे हम ड्रॉबैक बोलते हैं। दूसरा देखिए, भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले, ये देखो, ये क्यों आ गया हूं, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और सोना, तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है, फिर भी तीनों को एक ही वर्ग में रख दिया। क्यों रखा नहीं पता जी, ये इसका ड्रॉबैक है। और एक और जो लास्ट है जो मैं आपको बताऊंगा वो है, देखिए आपने पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारणी के बाहर 2 क्षैतिज पंक्तियां होंगी जिसे हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड या 4F और 5F सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब उनको अलग से क्यों रखा, उन्हें सारणी में स्थान क्यों नहीं दिया गया? ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे आपके साथ में आधुनिक आवर्त सारणी।